वेलकम दोस्तों। आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक शानदार क्लास, बेहतरीन क्लास लेकर आया हूँ। इस क्लास में हम सीखेंगे कि वातावरण संबंधी कारक। वातावरण संबंधी कारक क्या होते हैं, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं, इन इन्वायरमेंटल फैक्टर से जो बालक होते हैं वो बालक किस तरह प्रभावित होते हैं किसी इन्वायरमेंट से, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिससे बालक प्रभावित होता है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग क्लास। तो क्लास शुरू करने से पहले इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वातावरण एक बहुआयामी संकल्पना है, यानी कि जो इन्वायरमेंटल होता है ये मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी कि ये बहुआयामी संकल्पना है। ये व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करती है। देखो, वातावरण जो है तो एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट होता है, और ये व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करती है। यानी कि उसको जिस हिसाब से वातावरण मिलता है उसी हिसाब से बालक का विकास होता है। अगर उसको वातावरण सही मिलेगा तो बालक का विकास भी सही होगा। अगर वातावरण उसको जन्म से ही ऐसा वातावरण मिल जाता है जो वातावरण उसके लिए मुनासिब नहीं होता है, तो उसको जन्म से लेकर मृत्यु तक ये वातावरण क्या करता है, प्रभावित करता है। बालक की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का प्रभाव उसके जीवन के संपूर्ण भाग पर पड़ता है। देखो, जो बालक होता है उस बालक का सामाजिक और आर्थिक स्थिति का प्रभाव, यानी कि बालक को किस तरह से समाज मिल रहा है, कौन से समाज में वो रह रहा है और समाज से उसको क्या क्या सीखने को मिल रहा है। तो सामाजिक और उसकी जो आर्थिक स्थिति है, यानी कि वो किस फैमिली से, कौन सी फैमिली के कौन सी कैटेगरी से बिलोंग्स रखता है, इससे उसका जो जीवन है वो पूरा संपूर्ण भाग पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि बालक पर उसका प्रभाव पड़ता है। शहरी एवं ग्रामीण बालकों के बीच विकास के अंतर के संदर्भ में इसे समझा जा सकता है। देखो, यानी कि अगर आपको सही वातावरण को सही तरीके से समझना है तो आपको दो बच्चे, एक बच्चा ऐसा या एक बालक ऐसा जो शहरी विभाग में रहता है और एक बालक ऐसा जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, तो ऐसे बालकों के बीच के जो विकास के अंतर रहेंगे उससे हम इजीली समझ सकते हैं कि इसमें मेन रोल किसका होता है। तो मेन रोल इसमें इन्वायरमेंटल का होता है, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इसमें इंपॉर्टेंस होते हैं किसी बालक के विकास के लिए। क्योंकि शहरी विकास का जो बालक होता है उसका विकास फास्ट होता है और वेल डेवलपमेंट की तरफ होता है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के बालक होते हैं उनके विकास और शहरी विकास के बालकों में अंतर पाया जाता है। ठीक है, ओके, वेलकम दोस्तों। इस चैनल को प्लीज़ एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए इस बात पे एक लाइक करते हैं। शहरी बालकों की तुलना में ग्रामीण परिवेश के बालकों के सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक तथा व्यवहारिक विकास में भिन्नता दिखती है। देखो, शहरी बालकों की तुलना में जो ग्रामीण परिवेश में जो बच्चे पलते हैं, जो बालक पलते हैं, तो उन बालकों के सामाजिक, मानसिक, प्राकृतिक और व्यवहारिक विकास में भिन्नता दिखाई देती है। क्योंकि देखो, जब जो ग्रामीण क्षेत्र का जो बालक रहेगा वो समाज के अंदर समाज से कुछ सीखेगा, क्योंकि शहरी समाज और जो ग्रामीण समाज होता है उनमें हमको डिफरेंसेस देखने को मिलती है। ठीक है, मानसिक विकास, सांस्कृतिक, व्यवहारिक, क्योंकि शहर के अंदर जो बच्चे पले होते हैं वो जो स्कूल्स में जाते हैं वहाँ पर उनको अलग अलग किस्म का माहौल उनको मिलता है, मुहैया किया जाता है, तो उस हिसाब से उनका डेवलपमेंट होता है। माता पिता से प्राप्त आनुवंशिकी गुण भी बालकों को प्रभावित करते हैं। देखो, माता पिता से जो प्राप्त होते हैं आनुवंशिक गुण, यानी कि हेरिडिटी, आनुवंशिक गुण अब होते हैं। मैंने इससे पहले भी क्लास में आपको बताया था कि कुछ बालक ऐसे होते हैं जिन पे आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है, उस हिसाब से उन बालकों के अंदर डेवलपमेंट होता है। तो वैसा ही जैसे कि अगर माता पिता जो है तो अगर एकदम होशियार होते हैं तो उनका बालक भी जो है तो होशियार होता है, और जो पेरेंट्स ऐसे होते हैं या माता पिता ऐसे होते हैं जिनका जो है तो जिनकी बुद्धि क्षमता कम होती है, तो हो सकता है कि उनके बच्चे के अंदर भी बुद्धि क्षमता क्या हो, कम हो। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। चलो ओके, यहाँ तक ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे क्या होता है। चलो, पालन पोषण का प्रभाव भी बालकों के शैक्षणिक विकास पर पड़ता है।
देखो जो पालन पोषण है, अगर बच्चों का पालन पोषण अच्छा होगा, बालक को अच्छा पोषण मिलेगा, अच्छा आहार मिलेगा, तो उसका विकास भी अच्छा होगा। और अगर उसको पालन पोषण उसका अच्छे से नहीं होता है तो उसका प्रभाव भी बालकों के शैक्षणिक विकास पर पड़ता है। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो काम करते हैं या फिर शिक्षण लेते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, उनका शैक्षणिक विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। तो पालन पोषण का प्रभाव भी बालकों के शैक्षणिक विकास पर पड़ता है, क्योंकि यदि पालन पोषण उचित तरीके से नहीं होगा तो उसके शारीरिक विकास पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। देखो अगर उसका पालन पोषण उचित तरीके से नहीं होगा, मतलब उसे जितना चाहिए, जितना पोषण उसे चाहिए, जितने विटामिन्स और जितना जो है तो उसको पूरा पोषण उसको जो है तो पूरा चाहिए, अगर वो उसको अच्छे से नहीं मिलता है तो उसका शारीरिक विकास पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बालकों के विकास में उसके परिवेश अर्थात परिवार, देखो बालकों के विकास में उसके परिवेश यानी कि वो उसका जो अतराफ के जो ये है उसका जो परिवेश है और उसका जो परिवार है, यानी कि वो जो परिवार में रहता है, समाज तथा आस पड़ोस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो विकास में भूमिका होती है बालक की, वो सबसे पहले उसका परिवार होता है, फिर परिवार के बाद समाज में आता है, समाज के बाद समाज तथा जो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, इनकी भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण होती है विकास के लिए। ये सभी अनौपचारिक शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। ये सभी कौन सी शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं? तो ये अनौपचारिक शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित कारकों का वर्णन निम्न प्रकार से वर्णित है। देखो अब मेन कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वो हम देख लेते हैं, जो बालक पे इफेक्ट करते हैं, यानी कि बालक पे उसका असर होता है, यानी कि जिसकी वजह से बालक का डेवलपमेंट रुक सकता है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कारक रहेगा वो रहेगा भौतिक कारक, यानी कि फिजिकल फैक्टर्स। इसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं भौगोलिक परिस्थितियां आती है। देखो जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, इसके अंतर्गत जो नेचुरल रहेगा, नेचुरल और भौगोलिक परिस्थितियां आती है। मनुष्य के विकास पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है। मनुष्य के विकास पर जलवायु का क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। जहां अधिक सर्दी पड़ती है, देखो जलवायु का प्रभाव किस पर पड़ेगा? मनुष्य के विकास पर पड़ेगा। जहां पर अधिक सर्दी पड़ती है या जहां अधिक गर्मी पड़ती है, देखो जहां पर सर्दी ज़्यादा होती है, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर जहां पर सर्दी ज़्यादा रहेगी, जहां पर गर्मी ज़्यादा रहेगी, वहां मनुष्य का विकास एक जैसा नहीं होता है। यानी कि कुछ ऐसे कंटिनेंट जहां पर सर्दी ज़्यादा पड़ती है और जहां पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो वहां पर रहने वाले जो मनुष्य रहेंगे, उन मनुष्यों का जो विकास होगा वो एक जैसा नहीं होगा। ठंडे देशों के व्यक्ति सुंदर, गोरे, सुडौल, स्वस्थ और बुद्धिमान होते हैं। देखो जो ठंडे देश होते हैं, यानी कि ऐसे कंटिनेंट जो कोल्ड रखते हैं, ठंडे होते हैं, तो वहाँ के जो व्यक्ति होते हैं वो सुंदर होते हैं, गोरे होते हैं, सुडौल होते हैं, स्वस्थ रहते हैं, वो बुद्धिमान होते हैं, यानी कि उनकी बुद्धिमत्ता जो है तो वो ज़्यादा होती है। धैर्य भी इनमें अधिक होता है, यानी कि जो किसी क्षमता को एक्सेप्ट करने की, यानी कि किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने की जो क्षमता होती है वो उनके अंदर क्या होता है? बहुत अधिक होता है। धैर्य यानी सब्र भी उनके अंदर बहुत अधिक होता है। जबकि गर्म प्रदेश के व्यक्ति काले, चिड़चिड़े तथा आक्रामक स्वभाव के होते हैं। देखो जबकि जो ऐसे कंटिनेंट है जो गर्म कंटिनेंट होते हैं, यानी कि वो वहाँ पर हीट ज़्यादा होती है, तो वहाँ के जो मनुष्य होते हैं वो काले रहेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे तथा आक्रामक स्वभाव के होते हैं। उनका जो स्वभाव रहेगा वो भी कैसा रहेगा? आक्रामक रहेगा, यानी कि उन्हें जब ही गुस्सा आ जाता है, जब ही वो चिड़चिड़ करने लग जाते हैं, ज़्यादा चिड़चिड़ और ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं। चलो दूसरा फैक्टर हम देख लेते हैं। दूसरा फैक्टर यहाँ पर रहेगा सामाजिक कारक। सामाजिक कारक यानी कि सोशल फैक्टर। पहला फैक्टर हमने देखा फिजिकल फैक्टर, दूसरा फैक्टर हम देख लेते हैं सोशल फैक्टर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि वो समाज में रहता है और समाज से ही सारी चीज़ों को सीखता है, इसीलिए मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहते हैं। इसलिए उस पर समाज का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। इसलिए उस पर जो समाज, जिस समाज में वो रहता है, उस समाज का प्रभाव उस पर अधिक दिखाई देता है। सामाजिक व्यवस्था, रहन सहन, परंपराएं, धार्मिक कृत्य, रीति रिवाज, पारस्परिक अंतक्रिया और संबंध आदि बहुत से तत्व है। देखो अब समाज से जुड़े सामाजिक व्यवस्था, समाज का रहन सहन, कि समाज में लोग किस तरह से रहते हैं, तो उन्हीं का देखकर वो बालक जो है या मनुष्य जो है तो वो उन्हीं का देखकर रहन सहन को अपने अंदर लेगा। वहाँ की परंपराएं क्या है, कौन सी परंपराएं समाज में चल रही है, तो उन्हीं में अगर वो समाज में रह रहा है तो उन्हीं परंपराओं को वो एक्सेप्ट करेगा। धार्मिक कृत्य यानी कि जो समाज जिस धर्म से बिलोंग्स रखता है वो उसी धर्म से के हिसाब से जो है तो वो कृत्य करता है। उसी के साथ साथ में रीति रिवाज, यानी कि जो समाज होता है उस समाज का जो रीति रिवाज होता है, उस रीति रिवाज के हिसाब से ही मनुष्य क्या करता है? उसे एक्सेप्ट करता है। इसीलिए जो मनुष्य होता है उस मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा जाता है। जो मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास को किसी न किसी रूप से अवश्य प्रभावित करते हैं। देखो अगर जो समाज में बालक या मनुष्य रह रहा है, अगर वहाँ की वो परंपराएं
अगर वो एक्सेप्ट करता है तो ये उसके बौद्धिक विकास को किसी ना किसी रूप से अवश्य प्रभावित करते हैं। यानी कि समाज के इंटरैक्ट में आने के बाद मनुष्य वहाँ की रहन सहन, उनकी धार्मिक कृतियाँ, रीति रिवाज, पारस्परिक अंतक्रिया, जितनी भी चीज़ें जब वो सीखेगा तो उसकी वजह से उसका बौद्धिक विकास प्रभावित होगा, यानी कि वो डेवलप होता है। चलो यहाँ तक क्लियर है। आगे आते हैं हम आर्थिक कारक पर। आगे देखते हैं आर्थिक कारक यानी कि इकोनॉमिक फैक्टर। अर्थात धन से केवल सुविधाएं ही प्राप्त नहीं होती। देखो, धन से केवल सुविधा ही प्राप्त नहीं होती, यानी कि सिर्फ धन आ जाने से, दौलत आ जाने से जो है तो सिर्फ सुविधा ही उपलब्ध नहीं होती, बल्कि इससे पौष्टिक चीज़ें भी खरीदी जा सकती है। ऑफकोर्सली सिर्फ धन आने से जो है तो सुविधाएं नहीं मिलती, कुछ पौष्टिक चीज़ें भी जो है तो हम खरीद सकते हैं, जिससे मनुष्य का शरीर विकसित होता है। जिससे मनुष्य का शरीर क्या होगा? विकसित होगा। देखो, अगर हम बात करते हैं रिच फैमिली की और पुअर फैमिली की, तो यहाँ पर जो रिच फैमिली से बिलोंग्स रखने वाला जो बालक होता है उसको अच्छे से अच्छी पौष्टिक चीज़ें दी जाती है, अच्छे से अच्छी उसको पौष्टिक चीज़ें दी जाएगी, जिसकी वजह से उसका विकास क्या होगा? वेल एंड गुड होगा। और जो पुअर फैमिली से बिलोंग्स रखता है अगर कोई बालक या कोई मनुष्य, तो उसको डेफिनेटली उतनी पौष्टिक आहार या उतनी पौष्टिक चीज़ें उसको प्राप्त नहीं होती है। तो उससे क्या होगा? उससे जो है तो उसका विकास क्या होगा? प्रभावित होगा। और विकास प्रभावित होगा मीन्स कि उसका डेवलपमेंट थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से नहीं होगा। आर्थिक वातावरण मनुष्य की बौद्धिक क्षमता को भी प्रभावित करता है। देखो, जो आर्थिक वातावरण होता है वो मनुष्य की बौद्धिक क्षमता को भी प्रभावित करता है तथा सामाजिक विकास पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपने क्लास को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाली वीडियो आप तक मिलती रहे और आपका प्यार इसी तरह हमारे लिए बरकरार रहे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की ओर। लास्ट फैक्टर जो है हमारा, वो लास्ट फैक्टर है हमारा सांस्कृतिक कारक। धर्म और संस्कृति मनुष्य के विकास को गहरे स्तर पर प्रभावित करते हैं। देखो, गहरे स्तर पर प्रभावित करने वाला कारक कौन सा? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहेगा? सांस्कृतिक कारक। क्योंकि धर्म और संस्कृति मनुष्य के विकास को गहरे स्तर पर प्रभावित करती है। हमारा खान पान, रहन सहन, पूजा पाठ, संस्कार तथा आचार विचार इत्यादि हमारी संस्कृति के भिन्न अंग है। देखो, हमारे संस्कृति के भिन्न अंग यानी कि हमारे ये एक अंग से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारी पूजा पाठ, हमारा संस्कार क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है तो ये संस्कृति के भिन्न अंग है। ये संस्कृति के हमारी संस्कृति से जुड़े हुए कि हम किस तरह से पूजा पाठ करते हैं, हमारा रहन सहन कैसा है, हमारा खान पान कैसा है, हमारे विचार कैसे होते हैं। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें जो है तो हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग है। जिन संस्कृतियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाहित है, यानी कि जिस संस्कृतियों में के अंदर साइंटिफिक अप्रोच, यानी कि वो ऐसे संस्कृतियां जो साइंसी अप्रोच यानी कि साइंटिफिक अप्रोच के नज़रिए से देखते हैं, उनका विकास ठीक ढंग से होता है। यानी कि देखो, ऐसा कोई समाज है जिसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण मौजूद है, ऐसा समाज जिसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रेजेंट है यानी कि मौजूद है, तो उस समाज का जो विकास रहेगा वो दूसरे समाज की बनिस्बत ज़्यादा होगा, यानी कि ठीक ढंग से होता है। लेकिन जहाँ अंधविश्वास और रूढ़िवाद का समावेश है, लेकिन जहाँ कुछ एक ऐसा समाज है, देखो ऐसे दो समाज अगर हम कंसिडर करते हैं कि एक जो समाज है वो इनके पास साइंटिफिक अप्रोच है, यानी कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचते हैं, और एक ऐसा समाज है जिसके अंदर अंधविश्वास और रूढ़िवादिता मौजूद है। लेकिन जहाँ अंधविश्वास और रूढ़िवाद का समावेश है, उस समाज का विकास अत्यंत मंद गति से होता है। देखो, कुछ ऐसा समाज जहाँ पर अंधविश्वास यानी कि अंधश्रद्धा के ऊपर जो है तो वो ज़्यादा विश्वास रखते हैं, साइंटिफिक सोच उनके अंदर नहीं होती है, साइंटिफिक अप्रोच उनके अंदर मौजूद नहीं होती है, तो ऐसा जो समाज होता है उसका जो विकास रहेगा वो अत्यंत मंद गति से होता है, यानी कि उसके विकास को होने के लिए बहुत ज़्यादा क्या लग जाएगा? टाइम लग जाएगा। तो अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप भी सोचिए कि आप कौन से समाज से बिलोंग्स रखते हैं, यानी कि आप साइंटिफिक अप्रोच से बिलोंग्स रखते हैं या फिर आप ही के समाज के अंदर भी अभी तक अंधविश्वास और रूढ़िवाद मौजूद है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसको एक लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जहाँ तक हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर कल मिलते हैं, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।